क्या हाल है बच्चों, आप लोगों के? ठीक ठाक हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बस, इससे पहले इलेक्शन था आपका? नो सर, ये पहला लेक्चर है। अ, चलेंगी तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। दैट इज दी काउंटिंग ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर डब्ल्यूबीसीज। और डब्ल्यूबीसी काउंटिंग जो है वो कैसे करते हैं? तो जिस तरह से हमने आरबीसी काउंटिंग की थी उस तरह से हम डब्ल्यूबीसी काउंटिंग भी करेंगे। और डब्ल्यूबीसी जो हैं दोज आर बेसिकली इम्यून सेल्स। और बॉडी के अंदर कोई भी जब फॉरेन एंटीजन एंटर होता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो मीडिएट होता है। और उस इन्फ्लेमेशन के नतीजे में डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलते हैं। और वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के जो है वो इम्यून सेल को मैसेज देते हैं और वहाँ से फिर इम्यून सेल्स जो हैं वो भी रिलीज होते हैं और साइट ऑफ एक्शन पे पहुँचते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है बिटवीन दी फॉरेन एंटीजन एंड इम्यून सेल्स। और जंग के बाद जो है कुछ इम्यून सेल्स जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। और कोरोना से तो नहीं होते लेकिन लड़ाई में हो जाते हैं। और कुछ जो है वो बच जाते हैं। तो इस तरह से ये हमें जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दीज आर और द डिफेंस सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये चूंकि ब्लड के अंदर होते हैं और इसकी स्पेसिफिक अमाउंट जो है खास सर्टेन अमाउंट ब्लड के अंदर मेंटेन रहना दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है ह्यूमन ब्लड के अंदर वो होती है 4000 से लेके 11,000 तक पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। जी, ये इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन है। 4,000 से लेके 11,000 तक पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। दिस इज नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ WBCs इन ब्लड। अच्छा, आरबीसी की कितनी होती है बेटे नॉर्मल कंसंट्रेशन ब्लड में? हमने उस टाइम जो है मेरा ख्याल है डिस्कस ही नहीं किया था लास्ट टाइम। सर आई थिंक 4 to 5 लाख होती है पर माइक्रोमीटर। अच्छा जी, और किसी को कोई आइडिया हो? अच्छा, 4 to 5 मिलियन होती है। अच्छा, 4 to 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ या नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसीज इन ब्लड। ठीक है, और नंबर ऑफ आरबीसीज जो हैं वो नॉर्मली जो है वो ज़्यादा होते हैं मेल में। मतलब मेल के अगर नंबर ऑफ आरबीसीज को देखा जाए तो वो होते हैं तकरीबन 4.5 से लेके 5.5 तक भी चले जाते हैं। सो ये मेल में जो है 4.5 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोमीटर तक आरबीसी होते हैं। जबकि फीमेल में जो नंबर ऑफ आरबीसीज हैं वो तकरीबन होते हैं 4 to 5 मिलियन। ठीक है, या तो ये जो डिक्रीज नंबर सर ऑफ आरबीसीज हैं। जी जी, सर मेल्स में 5 to 5.5 मिलियंस नहीं होते? मैं कह रहा हूँ 5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोमीटर। 5 से लेकर 5.5। ओके। 4.5 से 4.5 भी हो सकते हैं लेकिन वैसे 5 to 5.5 के दरमियान ही होते हैं। और फीमेल के जो है वो 4 to 5 मिलियन के दरमियान हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो है 4.5 और 4 के रेंज में ही रहते हैं। तो मेरा तो सवाल ये है कि जो डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज हैं इन फीमेल्स उसकी मेजर रीज़न क्या है?
और मेल में क्यों ज्यादा होता है? नंबर ऑफ आरबीसीज मेल में क्यों ज्यादा होता है? कंटेंट ज्यादा है सर। सर बोन मास डेंसिटी की वजह से ज्यादा होते हैं। बोन मास की वजह से, हाँ, मसल मास की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ आरबीसीज के बढ़ने की वजह क्या होगी कि बोन मेरो ज्यादा नंबर ऑफ आरबीसीज प्रोड्यूस करेगा ना, मतलब इसकी रीजन तो यही हो सकती है, मतलब हाँ जी। तो बोन मेरो को का जो स्टिमुलस है, बोन मेरो को जो स्टिमुलस देता है, जो उसके स्टिमुलस हैं, स्टिमुलाई हैं डिफरेंट, तो उसमें एक स्टिमुलस जो मेजर स्टिमुलस है दैट इज हाइपोक्सिया ना, कि जब कभी भी मसल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उस केस में जो है मसल की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी और मसल के अंदर ऑक्सीजन डिप्लीशन आनी शुरू हो जाएगी। दैट डिक्रीज ऑक्सीजन which is in other words जिसको हम hypoxia भी कहते हैं, that hypoxia actually stimulates the bone marrow to increase the production of RBCs। तो एक तो ये रीज़न है कि मसल मैस जो है वो मसल मैस तो हम नहीं कह सकते, मसल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सो दैट्स वाई नंबर ऑफ आरबीसी ज़्यादा हैं। लेकिन समहाउ ये फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट तो करता है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो कि जिसकी वजह से नंबर ऑफ आरबीसी जो है वो मेल में ज़्यादा होते हैं। चलिए, फीमेल के नंबर ऑफ आरबीसी क्यों कम होते हैं? जी, सर उनमें बोन मास डेंसिटी कम होती है और क्या कहते हैं, अच्छा, वो बोन में डेंसिटी कम होती है। अक्सर जो लोग हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं, जब मैं उनसे पहली दफ़ा ये क्वेश्चन करता हूँ तो वो अक्सर मुझे उनका ये जवाब भी आता है कि सर क्योंकि इन फीमेल्स जो है वो उनका एक मंथली जो एक साइकिल होता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसमें चूँकि ब्लड लॉस होता है, सो ब्लड लॉस होने की वजह से भी नंबर ऑफ आरबीसीज जो हैं वो उनके डिक्रीज होते हैं, लो होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। तो ये जो रीज़न है ना ये गलत है, ठीक है। जो फीमेल में जो नंबर ऑफ आरबीसीज कम है दैट इज उसकी रीज़न यही लो सर जो मास डेंसिटी है। सर एस्ट्रोजन का भी तो है ना, एस्ट्रोजन वो भी तो एस्ट्रोजन यही वो चीज़ है मैं आपको एंटी। समझाना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, वो क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है बेटे? सर उसका जी सर उसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ना उस पे एक हाँ जी, सब हाँ, उसका इनहिबिटरी इफेक्ट है। जो मेजर जो नंबर ऑफ आरबीसीज मेल में ज्यादा है ना एज कंपेयर टू फीमेल, उसमें एक जो हाँ उसमें जो मेजर इफेक्ट है ना वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, जो मेल सेक्स हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज जस्ट लाइक अ potent stimulator just like hypoxia for the increased release of RBCs, ठीक है। सो इस वजह से चूंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन मेल, सो इस वजह से नंबर ऑफ आरबीसीज मेल में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू फीमेल। सो उसकी जो मेजर रीजंस हैं इसको बस आपने ध्यान में रखना है कि एक तो मसल मास है, दूसरी चीज़ है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन इन टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्टिमुलस है या पोटेंट स्टिमुलस है जस्ट लाइक हाइपोक्सिया टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, ठीक है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आरबीसी ज़्यादा होते हैं मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल।
तो ये इसकी रीजंस हैं, इसको बस आपने जहन में रखना है। तो चलिए हम दोबारा आते हैं काउंटिंग ऑफ WBCs की तरफ, काउंटिंग ऑफ ल्यूकोसाइट्स की तरफ, जिसमें मैंने आपको बताया कि दीज आर द डिफेंस सेल्स ऑफ द बॉडी, दे प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशंस। सो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है ब्लड में, दैट इज 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। सो हम ये कह सकते हैं कि RBCs जो हैं वो मिलियंस में होते हैं और WBCs जो है वो थाउजेंड्स में होते हैं, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हमें एक हीमोसाइटोमीटर किट रिक्वायर्ड होगा, इसके अलावा माइक्रोस्कोप चाहिए, और हमें जो डाइल्यूएंट चाहिए, डाइल्यूएंट सोल्यूशन, इसको हम कहते हैं टर्क सोल्यूशन, TURK, टर्क सोल्यूशन। और टर्क सोल्यूशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, इट कंटेन्स 3 ml ऑफ, ये दो केमिकल से मिलकर बनता है। इसमें 3 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, और फिर उसमें 97 ml डिस्टिल वाटर होता है, और डिस्टिल वाटर के अंदर हमने मिक्स किया होता है एक डाई, जिसको कहते हैं क्रिस्टल वायलेट या एक्वस मिथाइलिन ब्लू स्टेन। सो ये दो डाइज जो हैं, इन दोनों में से कोई भी डाई हम ब्लड के अंदर मिक्स करते हैं, और सॉरी ब्लड के अंदर नहीं, वाटर के अंदर, और वाटर और 97 ml वाटर मिक्सड विद क्रिस्टल वायलेट और एक्वस मिथाइलिन ब्लू स्टेन plus 3 ml of glacial acetic acid. This is the composition of टर्क solution. यहाँ पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसको यहाँ पे टर्क सोल्यूशन को यूज़ करने का और इसके अंदर ये स्पेसिफिक कंपोजिशन होने का पर्पस क्या है, सो वो मैं साथ साथ बताता चलूँ कि जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ये क्या करता है कि इसको जब हम ब्लड के साथ मिक्स करते हैं, सो इट एक्चुअली काजेज द lysis of cell membrane. It causes the lysis of cell membranes. तो सेल मेम्ब्रेन्स की जब ये लाइसिस करवाएगा, तो उसकी वजह से होगा क्या फ़ायदा कि जो आरबीसी, उनके ब्लड जब आपने लिया है तो उसके अंदर तो आरबीसीज भी हैं, उसके अंदर WBCs भी हैं, उसके अंदर प्लेटलेट्स भी हैं। अब आरबीसी जो उसके अंदर हैं, तो उनको तो वो तो इतने ज़्यादा हैं कि उसमें तो फिर WBCs जो हैं वो नज़र ही नहीं आते। तो हमें तो सिर्फ WBCs काउंट करने हैं, तो हम चाहते हैं कि ब्लड में से RBCs निकाल लें, तो इसलिए हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं कि वो RBCs की सेल मेम्ब्रेन की लाइसिस कर देंगे। तो RBCs की जब सेल मेम्ब्रेन की लाइसिस होगी तो हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा, और एक तरह से हम RBCs को बीच में से निकाल लेंगे जो ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली चूँकि WBCs भी हैं, और ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या करता है कि ये तो सेल मेम्ब्रेन की लाइसिस करता है, और WBC सेल मेम्ब्रेन की भी लाइसिस करेगा। लेकिन जो साथ में हम ये जंक्शन वायलेट ऐड कर रहे हैं ना, जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन है, ये क्या करता है कि ये WBC चूंकि न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो उनके जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये उसको डार्कली स्टेन कर देता है। उनको डार्क स्टेन करने की वजह से हम बेसिकली वो WBC सेल्स के जो न्यूक्लियाई है ना, उनको काउंट करते हैं, और उसके बेस पे हम कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ जो है वो वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ द डाइल्यूएंट टर्क सोल्यूशन। और डाइल्यूएंट के अंदर जो जो चीज़ें डलती हैं, दो केमिकल्स डलते हैं, तो उन दो केमिकल्स का पर्पस क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके बाद हम आते हैं कि इसमें कवर स्लिप हमें चाहिए होगी, और इस तरह से ब्लड चाहिए। इसका प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे है लिखा हुआ, बट हम एक वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उस वीडियो को एक दफ़ा देखिएगा, और फिर हम दोबारा आते हैं, कैलकुलेशंस जो हैं उस पर दोबारा आते हैं। पहले आप उस वीडियो को देख लें।
अब मोबाइल टॉपअप्स सिर्फ कनेक्ट के साथ। For more videos, please do subscribe to DK Biosolutions. To perform total WBC count practically, we require needle, 90% ethyl alcohol, sterile cotton, WBC pipette, WBC diluting fluid, that is Turk's fluid, Neubauer's chamber and cover slip. First of all, we will try to know about WBC pipette. It has 3 marks, one at the middle as 0.5 and other just little before the bulb as 1. The third mark is present beyond the bulb as 11. The bulb contains a white glass bead which acts as a stirrer to mix blood and Turk's fluid. Presence of white bead in the bulb indicates that the pipette is for WBC count. If the bead is red in color, it means the pipette is for RBC count. Now we'll start with collection of blood. For that, sterilize one of your finger with 90% ethyl alcohol or surgical spirit. Prick that finger with sterile needle and produce a blood drop of around 3 to 4 mm in diameter. Now suck the blood up to the 0.5 mark into the WBC pipette. Clean the excess blood with sterile cotton. Immediately dilute the blood with diluting fluid before it gets clotted. Suck the diluting fluid up to 11 mark. WBC diluting fluid, also called Turk's fluid, is used for performing WBC, that is leukocyte count. It contains glycolic acid which lyses the red blood cells and gentian violet which slightly stains the nuclei of the leukocytes. Mix the content by rolling WBC pipette for 3 to 4 minutes. This is a special slide made up of thick glass called Neubauer's hemocytometer. It is specially designed for WBC and RBC count. This cover slip is also specially designed for hemocytometer. It is different from our regular cover slips. It is very thick and rectangular shaped cover slip. Place the cover slip over hemocytometer carefully so that it will cover both the erythrocyte counting chambers. Now discard the first 2 drops of diluted blood from the pipette.
Run the mixture on the hemocytometer on both the erythrocyte counting chambers under cover slip carefully. Wait for 3 to 4 minutes so that corpuscles will get settled out. Our slide is ready to observe under microscope. Focus one of the two chambers under 4x objective. You will find this kind of ruled areas. The area has 9 large squares. Each have 1 square millimeter area. The 4 corner squares are divided into 16 equal size squares and are used for WBC count. The central square is ruled into 25 groups of 16 small squares, and this central segment is used for RBC counting. For counting WBCs, we need to focus counting chambers under 10x objective. After counting first group of 16 squares, we have got 28 WBCs. Similarly, in second group of 16 squares, we got 17 WBCs. Again, in third group of 16 squares, we got 17 WBCs. And once again, in fourth group of 16 squares, we have got 17 WBCs. One can confirm the presence or absence of WBC by focusing it under 40x objective. जी, तो यहाँ तक इन्होंने प्रोसीजर हमें बताया कि क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम ब्लड कैसे लेते हैं और उसके साथ एलिमेंट जो है वो कैसे ऐड किया जाता है और हम काउंटिंग जो है वो कैसे करते हैं। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हीमोसाइटोमेट्रिक एक काउंटिंग एरिया के अंदर जो है वो WBC स्क्वायर्स जो है प्राइमरी WBC स्क्वायर 4 होते हैं, A B C D, ठीक है। और इन 4 WBCs के जो प्राइमरी स्क्वायर हैं उनके हर एक प्राइमरी स्क्वायर के अंदर 16 सेकेंडरी स्क्वायर्स होते हैं और इन सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंदर हम काउंटिंग करते हैं WBCs की और WBC काउंटिंग हम 10x पे करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। और इसमें भी जो काउंटिंग रूल है ना बेटे, चूँकि ऑल कंपेयर टू RBCs WBCs कम है नंबर में, इस वजह से इनको काउंट करना ज़रा आसान होता है। बट इवन देन वी विल फॉलो द काउंटिंग रूल, LLL रूल, ठीक है। उस रूल को फॉलो करते हुए हमने काउंटिंग करनी है और वही पैटर्न फॉलो करना है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। ये देखें इसमें एक ऑर्डर में जो उसने काउंटिंग कर रहा है। और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम इन चारों WBC स्क्वायर्स के अंदर काउंटिंग करते हैं, ठीक है। इन चारों WBC स्क्वायर्स के अंदर जितने भी WBCs हैं इसमें हम काउंटिंग करते हैं, उनकी काउंटिंग हम करते हैं। इसमें ये नहीं होता कि कोई हम स्पेसिफिक्स कलेक्ट करते हैं, क्योंकि they are less in number और easily they can be easily counted. So that's why हम चारों प्राइमरी WBC स्क्वायर्स के जो सेकेंडरी स्क्वायर्स हैं उनके अंदर हम WBC जो है वो काउंट करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, एक फार्मूले के अंदर जो है वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं कि उसका फार्मूला है कि WBCs, या हम इस तरह लिख देते हैं, नंबर ऑफ
WBCs in thousands per microliter is equal to average number of WBCs counted into 20 into 10. ठीक है, so this every number of WBCs counted क्या होंगे कि आपने चारों प्राइमरी स्क्वायर्स के अंदर WBC काउंट किए, उन चारों के काउंट को ऐड किया, सम अप किया और उसको उसका एवरेज निकाला, उसको 4 पे डिवाइड किया, तो आपके पास एवरेज नंबर ऑफ WBCs काउंटेड आ जाएंगे। उसके बाद इंटू 20 क्या है, 20 इज डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर इसको 20 यहाँ पे क्यों यूज किया जा रहा है, बिकॉज आपको पता है कि आपने स्टार्ट में 0.5 तक ब्लड लिया और उसके अंदर डाइल्यूमेंट ऐड किया, आपने 0.5 तक ब्लड लिया और उसके अंदर आपने डाइल्यूमेंट ऐड किया जो कि ड्रग सोल्यूशन था, और ड्रग सोल्यूशन आपने कहाँ तक ऐड किया, आपने इसको ऐड किया 11 तक। ठीक है, सो 11 तक आपने उसमें डाइल्यूमेंट ऐड किया ब्लड के साथ। ठीक है, अब जब चैम्बर आप चार्ज करने लगे तो आपने 1 to 2 ड्रॉप जो है वो आपने डिस्कार्ड किए। सो उसके बाद क्या हुआ कि हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास जो रेशो बनी वो ब्लड की और डाइल्यूमेंट की क्या बनी, 0.5 to 10। ठीक है, और अगर इसको हम ये तो 0.5 पार्ट्स आपने लिए, इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट किया। अगर हम 1 पार्ट लें ब्लड का तो इसको कितने टाइम डाइल्यूट करना पड़ेगा, 20 टाइम्स। इस वजह से हम डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो यहाँ पे 20 यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज वाई 20 इज यूज। और इसके बाद जो है 10 into 10 क्या है, दैट इज दी हाइट या डेप्थ ऑफ दी चैम्बर। ठीक है, जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह हमने आरबीसी में भी मल्टीप्लाई किया था। सो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ आरबीसीज, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर या पर माइक्रोमीटर ऑफ ब्लड वो हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, सो ये था कि इस तरह से हम WBC कैलकुलेशन करते हैं। और उससे पहले हमने डिस्कस किया कि मेथड क्या है, कि WBC किस मेथड के थ्रू जो है उसका मेथड क्या है, उसमें डाइल्यूमेंट कौन से यूज़ किए जाते हैं, उसको परफॉर्म कैसे किया जाता है, वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया। जी बेटे, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते, अदरवाइज मेरी तरफ से एंड है यहाँ। सर डाइल्यूशन फैक्टर दोबारा बता दें। डाइल्यूशन फैक्टर उसी तरह से जिस तरह ब्लड में था ना, आरबीसीज में था कि हम इसमें भी हम WBC पाइपेट के अंदर 0.5 तक ब्लड ले लेते हैं और उसके बाद उसमें डाइल्यूमेंट ऐड करते हैं 11 तक। ठीक है, और फिर जब उनको ऐड करते हैं डाइल्यूमेंट को तो फिर हम उसकी मिक्सिंग करते हैं और उसके बाद चैम्बर को चार्ज करने से पहले हम 1 से 2 ड्रॉप डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आपने एक पार्ट डिस्कार्ड कर लिया, 1 पार्ट आपने डिस्कार्ड कर लिया 11 में से, तो आपके पास पीछे क्या बचा, 0.5 पार्ट्स ब्लड के और 10 पार्ट्स डाइल्यूमेंट के। मतलब आपने 0.5 पार्ट को 10 टाइम डाइल्यूट किया ड्रग सोल्यूशन से। ठीक है, तो अगर 0.5 के पार्ट्स के लिए आपको उसको 10 टाइम डाइल्यूट करना है तो 1 के लिए कितना टाइम डाइल्यूट करना पड़ेगा, 20 टाइम्स। तो दैट्स व्हाई वी यूज डाइल्यूशन फैक्टर 20। इस तरह से आरबीसीज में आपको अगर याद हो, मैंने आपको कहा था कि 0.5 तक उसमें ब्लड लेते हैं और 101 तक उसको डाइल्यूट करते हैं, फिर एक पार्ट जो है उसका भी डिस्कार्ड कर दिया तो 0.5 रेशो 100 हो गई डाइल्यूशन। और अगर 1 पार्ट इसको लेते हैं ब्लड का तो फिर 200 टाइम्स। जिस वजह से वहाँ पे हम डाइल्यूशन फैक्टर 200 यूज करते थे, यहाँ पे हम 20 यूज करते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटे? सर हम कवर स्लिप पहले डालते हैं और ब्लड ऊपर बाद में डालते हैं, लेकिन फिर ब्लड कवर स्लिप के नीचे कैसे चला जाता है? तरह से इसमें
थोड़ी सी स्पेस होती है और ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू जाता है ना, फिक्स तो नहीं होता, ये तो बस पड़ा होता है ऊपर, तो ब्लड कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही जो है स्प्रेड करता है नीचे उस कवर स्लिप के। ठीक है। और सर दूसरा ये, जब इसे काउंटिंग की थी 4 to 10x पे, तो हमें क्लियरली वाइट ब्लड सेल्स नजर तो नहीं आ रहे थे, इतने ज्यादा डॉट्स से, और उसने एक तो को इग्नोर भी कर दिया था, वो तो 40 पे पता चला था ना कौन से वाइट ब्लड सेल्स हैं नहीं कौन नहीं से। नहीं नहीं, वो 10 पे ही पता चल रहे थे, डॉट्स हमें 10 पे नजर आ रहे थे प्रॉपर। 40 पे तो बहुत ज्यादा, मतलब 10 में ये होता है कि आपको पूरे के पूरे 16 स्क्वायर्स भी नजर आ रहे होते हैं, और उसमें जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं ना, वो बेसिकली WBCs हैं, वो भी नजर आ रहे होते हैं। 40x पे भी नजर आते हैं, बस उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको फिर प्राइमरी स्क्वायर्स सेकेंडरी स्क्वायर्स जो है वो आपको थोड़े नजर आते हैं, बिकॉज उसमें आप फील्ड को और ज्यादा जूम आउट कर लेते हो, जूम इन कर लेते हो ना, इसकी वजह से फिर आपको पूरा प्राइमरी स्क्वायर नहीं नजर आता, आपको उसमें कुछ सेकेंडरी स्क्वायर सिर्फ नजर आते हैं, तो आपको बार बार मूव करना पड़ता है। और चूंकि इनका नंबर भी कम होता है, इस वजह से 10x की इसकी इजी काउंटिंग हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि टेक्निकली WBC काउंटिंग जो है वो 10x पे होती है। RBC जितने ज़्यादा होते हैं कि वो तो 10x पे जो है उसको बस एक ऐसे लग रहा होता है जैसे सारे सेल्स ही सेल्स हैं। जब तक आप उसको 40x पे ना लेके जाएं, उसकी रेजोल्यूशन इतनी नहीं होती कि आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें और उसको काउंट कर सकें, तो इस वजह से उसकी काउंटिंग 40x पे होती है, और RBCs की जो है वो 10x, WBCs की 10x पे होती है। ठीक है सर। ठीक है। Excuse me, sir. सर WBC के नंबर, एवरेज नंबर काउंट करने के लिए किस फैक्टर से हम इसको डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ सेल्स 4 है ना हमारे, या इसको इस तरह करते हैं या इसको ऐसे करते हैं कि आप दो तरीके हैं। इस वीडियो के अंदर अगर आप आगे कैलकुलेशन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ, उसमें ये बता रहे हैं कि चूंकि एक जो प्राइमरी स्क्वायर है उसका एरिया कितना है, ये देखिए मैंने बताया था कि टोटल जो काउंटिंग एरिया होता है वो 3 mm का होता है, सो एक प्राइमरी स्क्वायर जो है 1 mm का होगा, सो इसका जो